जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे आज इंटरमीडिएट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में आप लोग देखे होंगे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का था, खास करके जो अंतर वाला था कि जैसे लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में क्या अंतर है, उसका हमने सोल्यूशन करवाया था। और भी कई तरह के अंतर, जैसे हमने बोला था कि अभिक्रिया की कोटि और अनुक्ता में क्या अंतर है, उसका सोल्यूशन हमने आप लोगों को करवाया था। तो आज इसी तरह का आप हेडिंग से देख लिए होंगे, लिखा हुआ है जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जटिल जो यौगिक होता है कि जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसका आईयूपीएसी नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। सरल यौगिकों से और जटिल यौगिकों में काफी ज्यादा अंतर होता है। इसके लिए कुछ स्पेशल नियम है, कुछ स्पेशल रूल है। अगर इस रूल को आप लोग सही से समझ जाइएगा तो एग्जाम में आप 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगी, एकदम आपका क्वेश्चन बन के आएगा। बस 5 मिनट खाली आप अच्छे से इस पर समय दे देते हैं तो गारंटी है कि इससे आपका जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना, वो बन जाएगा। दूसरी बात, अगर हम क्लासरूम में आपको कोई भी चीज बताए हैं, क्योंकि मेरा सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका है, तो हमने सोचा है कि इसी तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल आसान हो जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हमने क्लास में मान लिया सोल्यूशन करवा दिया, लेकिन क्लास से 2 दिन अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर आप भूल जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि इसको वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि घर में जब भी आपको समय मिले इस वीडियो को देख करके आप ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, बार बार रिवाइज कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ही हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि एग्जाम में आने वाला है। तो भाई हम शुरू करते हैं कि जटिल यौगिकों का नामकरण करते कैसे हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से चलेंगे और एग्जाम्पल को समझाएंगे कि इसको नामकरण करने का नियम क्या है। क्योंकि देखिए आईयूपीएसी नामकरण जो है हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ स्पेशल नियम बनाए गए हैं और सारे नियमों का पालन करके ही हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं पहले। जैसे मान लिया कि पहला एक यौगिक है, ये देखिए काफी फेमस यौगिक है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे लिखा है K4Fe का होल 6, K4Fe का होल 6, K4Fe का होल 6, ऐसे करके ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो चलिए आपको बता दें, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहला नियम समझिएगा। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसके द्वारा हम नियम बताने का कोशिश करेंगे। पहला नियम है कि जब भी किसी समन्वय यौगिक का यानी कि जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग धनायन का नाम लिखते हैं, तब हम लोग ऋणायन का नाम लिखते हैं। इसका मतलब है कि इसको जब आप आयन में तोड़िएगा तो देखिए बाउंड्री जो देखिए ब्रैकेट जो देख रहे हैं, ये ब्रैकेट के बाहर जो देख रहे हैं ये है धनायन, और ये धनायन के रूप में टूटेगा और बाकी जो पूरा ब्रैकेट है पूरा ऋणायन के रूप में टूटेगा। तो पहला नियम है, ध्यान से सुनिएगा, नियम भी सुनते जाना है और उसको फॉलो करके हम लोग इसका नाम लिखते चलेंगे। फर्स्ट नियम है, सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है तब ऋणायन का नाम लिखना है। सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो चलिए इसमें धनायन कौन है जी, तो पोटेशियम है। तो चलिए हमने यहाँ पे नाम लिख दिया पोटेशियम। हिंदी में कहेगा हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में कहेगा इंग्लिश में लिख देंगे। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम। ठीक है, क्या नाम हो गया, पोटेशियम। तो पोटेशियम हो गया, इसका नाम लिखा गया। कितना पोटेशियम है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपको नहीं लिखना है, बस सिर्फ धनायन का नाम लिख देना है। तो पहले में देखिए पोटेशियम था तो हमने पोटेशियम का नाम लिख दिया। चलिए धनायन का नाम हो गया। अब आइए ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो ये पूरा जो देख रहा है ना, ये पूरा यहां से यहां तक जो बाउंड्री आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ऋणायन है। तो ऋणायन के लिए नाम कैसे हम लोग लिखेंगे भाई, ऋणायन में तो भाई देखिए यहाँ पे आयरन भी है, यहाँ पे साइनाइड भी है। तो ये आयरन जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल एटम इंग्लिश में बोलते हैं। और इस सीएन जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है लीगेंड। क्या नाम है जी, लीगेंड। तो केंद्रीय धातु और लीगेंड ये दो दो हम लोग के पास है, ये दोनों में से पहले किसी का नाम लिखना होगा। तो केंद्रीय धातु जो है ये थोड़ा हेड टाइप का होता है, तो हेड से पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, इसको जो हम लोग लीगेंड बोल रहे हैं। तो इस सबसे पहले रिनाइन में जैसे हम लोग एंट्री मारे नाम लिखने के लिए, तो सबसे पहले लीगेंड के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो लीगेंड जो देख रहे हैं साइनाइड है, और आपको पता है ना साइनाइड जो है वो माइनस के रूप में आता है, यानी कि यह एक ऋणात्मक लीगेंड है, निगेटिव लीगेंड है। और अगर कोई लीगेंड ऋणात्मक है तो उसके नाम के अंत में ना ओ प्रत्यय लगाया जाता है।
क्या प्रत्यय लगाया जाता है? ओ प्रत्यय। जैसे इसका नाम है साइनाइड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइनाइडो। साइनाइड को क्या लिखेंगे? साइनाइडो। क्लियर? अब आइए, साइनाइड कितने हैं भाई? तो 6 गो हैं। तो 6 साइनाइड को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। चलिए, साइनाइड का नाम लिखा गया। तो सबसे पहले फिर से एक बार सुन लीजिए, सबसे पहले धनाइन का नाम लिखे, पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में साइनाइड है, लेकिन चूंकि ऋणात्मक लिगेंड है, तो ऋणात्मक लिगेंड का नाम लिखते समय अंतिम में ओ प्रत्यय लगाया जाता है। तो रियल में इसका नाम साइनाइड था, लेकिन चूंकि इसमें हम लोग ओ लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। अब साइनाइडो कितना है भाई? तो 6 गो है, तो 6 के लिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया हेक्सा। तो हेक्सा साइनाइडो, देखिए हेक्सा साइनाइडो लिखा गया, यहां तक हो गया। अब बच गया यहाँ पे आयरन, Fe। नियम कहता है कि यदि केंद्रीय धातु, ये पूरा जो ये ब्रैकेट वाला जो देख रहे हैं, अगर ये रिनाइन है, अगर ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है अगर ये रिनाइन के रूप में है, तो केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय ना उसमें 8 प्रत्यय लगाते हैं। जैसे फेरस है तो यहाँ पे लिखाएगा फेरेट, कोवाल्ट रहेगा तो कोवाल्टेट, निकल रहेगा तो निकलेट। तो यहाँ पे फेरस है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फेरेट, 8 प्रत्यय लगा देना। फेरस से क्या बन गया? फेरेट, 8 प्रत्यय लगा दिए। अब उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम जब भी लिखा जाता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखा जाता है रोमन फॉर्म में। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका बताते, देखिए यहाँ पे 6 है जी, है ना, यहाँ पे 4 है, तो 6 में से 4 घटा दीजना है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 निकल जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या 2 निकल गया तो 2 को हम लोग यहाँ पे रोमन फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे फेरेट 2 ऐसे हम लोग लिख दिए। चलिए, इसका नाम लिखा गया। मतलब हम लोग को नियम क्या पता चला कि सबसे पहले हम लोग धनायन का नाम लिखेंगे, तो धनायन का नाम पोटाशियम हो गया। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे, तो ऋणायन तो यहां से लेके यहां तक है जी। तो इतना का नाम लिखने के लिए पहले हम लोग अंदर में एंट्री मारे ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर गए तो हम लोग को 2 चीज मिला, एक केंद्रीय धातु मिला, दूसरा लिगेंड मिला। तो केंद्रीय धातु और लिगेंड दोनों आ जाए एक साथ, तो पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। देखिए, लिगेंड का नाम था साइनाइड, लेकिन चूंकि लिगेंड ऋणायन है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक लिगेंड में रूल बताया गया है कि लास्ट में हम लोग ओ प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साइनाइड को हम लोग साइनाइडो लिख दिए, लेकिन साइनाइड था कितना? 6 था, तो 6 को हमने हेक्सा साइनाइडो लिख दिया। उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। नियम बता रहे हैं कि अगर केंद्रीय धातु का नाम आप लिख रहे हैं और ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ये पूरा ऋणात्मक के रूप में है, तो केंद्रीय धातु के नाम में 8 प्रत्यय लगाना है। जैसे फेरस से बन गया फेरेट, फेरस से क्या बन गया? फेरेट। और केंद्रीय धातु का जो नाम है वो हमेशा ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखा जाता है, वो भी रोमन फॉर्म में। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालने का तरीका बताए? 6 में से 4 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा, और इस 2 को हम लोग यहाँ रोमन फॉर्म में लिख देंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई किस तरीके से लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी तरीके से 2-3 एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से इसका नाम लिखना है। जैसे इसी से मिलता जुलता एक हम और ले रहे हैं, जैसे लिख ले K2ZnOH का होल 4, K2ZnOH का होल 4। अब मान लिया कि इसका आईयूपीएसी नाम आप लोगों को लिखना है, तो जस्ट अभी बताए कि जब भी किसी जटिल यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो सबसे पहले उसको धनायन और ऋणायन में आपको तोड़ने आना चाहिए। तो देख रहे हैं, ये ब्रैकेट जो दिया हुआ है ये पूरा ब्रैकेट एक साथ रहेगा और ब्रैकेट के बाहर वाला जो है वो आयन के रूप में टूटेगा। तो ब्रैकेट के बाहर में देखिए पोटेशियम है और पोटेशियम एक धनायन है, जब भी टूटेगा तो इसमें प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब ये है धनायन और ये बाकी पूरा है ऋणायन। तो नियम क्या बताए थे? फिर से एक बार आइए, सबसे पहले नाम धनायन का लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले धनायन का नाम हम लोग लिखेंगे। धनायन में पोटेशियम है तो यहाँ पे लिख दिए पोटेशियम, इस बार हिंदी में लिख रहे हैं जी, है ना। यहाँ पे नाम हो गया पोटासियम, पोटासियम। चलिए, धनायन का नाम लिखा गया। उसके बाद है धनायन, है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग ऋणायन में आएंगे। अभी जस्ट बताए थे कि ऋणायन में जैसे हम लोग नाम लिखने के लिए आएंगे तो हमको 2 चीज नजर आ रहा है, एक केंद्रीय धातु नजर आ रहा है, दूसरा लिगेंड नजर आ रहा है। तो केंद्रीय धातु और लिगेंड ये दोनों आपको एक साथ मौजूद हो तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखे। और यहाँ लिगेंड के रूप में देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है जी, क्या है? हाइड्रोक्साइड।
तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सो। क्या नाम लिखेंगे? हाइड्रोक्सो, या हाइड्रोक्साइडो भी कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है। सो हाइड्रोक्सो, कितना हाइड्रोक्सो है? 4 है, तो यहाँ पे लिखें 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। चलिए, टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया, मतलब 4 गो हाइड्रोक्सो हो गया, लिगेंड का नाम लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिंक है केंद्रीय धातु के रूप में। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, समन्वय मंडल, अगर ये पूरा का पूरा समन्वय मंडल ऋणायन है तो केंद्रीय धातु के नाम में 8 परतें लगाते हैं। तो बोलिए यहाँ पे जिंक है तो जिंक से जिंकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक से जिंकेट हो जाएगा, तो जिंकेट का नाम लिख दिए। और इसका देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप ऐसे जिंकेट 2 रोमन फॉर्म में लिख देना है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को, आशा करते हैं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आइए एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो दूसरे टाइप का, थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे मान लिया कि यौगिक है CO, है ना, NH3 का होल 6, और यहाँ है Cl3। ये देख लीजिए, CONH3 का होल 6 Cl3। इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखना है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया कि किसी भी यौगिक का आप अगर नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको धनायन और ऋणायन के रूप में इसको तोड़ने आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, इस बार जो ब्रैकेट है बाबू, ये देख लीजिए ब्रैकेट यहाँ पे आ गया है, मतलब ब्रैकेट के पहले कोई नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा धनायन के रूप में टूटेगा, और ये देखो इस बार ऋणायन के रूप में टूटेगा। ये धनायन और ये ऋणायन। नियम क्या कहा? नियम हमने पहले ही बोल दिया था, सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखना है। तो धनायन में ही पूरा हो गया, देख लीजिए ये पूरा यहां से यहां तक कि पूरा धनायन है। इसका मतलब पहले इतना दूर का नाम लिखा जाएगा, तब हम लोग ऋणायन का नाम सबसे लास्ट में इसका लिखेंगे, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। अब आइए, धनायन का नाम लिखने के लिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारे तो क्या दिखा? हम लोग को दिखा केंद्रीय धातु जो कोबाल्ट है, और यहाँ पे देखा लीगेंड। तो हमने क्या नियम बताया है? अगर केंद्रीय धातु और लीगेंड दोनों आ जाए तो सबसे पहले नाम किसका लिखना है? लीगेंड का। तो लीगेंड के रूप में देखिए यहाँ पे अमोनिया है जी, और अमोनिया कितने हैं? तो 6 हैं। अमोनिया को एमीन कहा जाता है। अमोनिया का नाम क्या है? एमीन। लेकिन एमीन यहाँ पे है कितने? 6 हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा एमीन। बोलो क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन मतलब 6 अमीन हो गया, तो हेक्सा एमीन हो गया। पूरा का नाम यहाँ से यहाँ तक लिखा गया। ये लिगेंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए केंद्रीय धातु। अभी जस्ट बताया है कि केंद्रीय धातु का नाम है कोबाल्ट। केंद्रीय धातु का नाम क्या है? कोबाल्ट। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। हाँ, यहाँ कोबाल्टेट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? कि अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया है कि अगर समन्वय मंडल धनायन हो, देखो ऋणायन रहता था तब 8 लगाते थे, लेकिन इस बार देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो धनायन है, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर धनायन है, समन्वय मंडल धनायन है, तो केंद्रीय धातु में किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं जोड़ना है। मतलब अगर ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को सीधे कोबाल्ट ही लिख देना है बाबू, कोबाल्ट को सीधे कोबाल्ट ही लिख देना है। और चलिए यहाँ से यहाँ तक आपका नाम लिखा गया। दूसरी बात, अभी जस्ट बताया कि कोबाल्ट एक केंद्रीय धातु है, इसका नाम जब भी लिखा जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या के साथ, ऑक्सीकरण संख्या के साथ। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो एकदम बेहतर तरीका आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 3 है, 6 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 3 निकल के आ जाएगा, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, जिसको हम लोग रोमन फॉर्म में से लिख देंगे कोबाल्ट 3। तो ध्यान से सुनिए, लिगेंड का नाम लिखा गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3, और ये पूरा का नाम कंप्लीट हो गया। अब आइए सबसे लास्ट में ये ऋणायन का नाम। अभी तक हम लोग धनायन का नाम लिख रहे थे, अब आते हैं ऋणायन का नाम। ऋणायन में यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। क्लोरीन को लास्ट में क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, अगर ये लिगेंड रहता ना तो क्लोराइडो नाम लिखा था। जैसे लिगेंड कब बोलते हैं? जब भी बाउंड्री के अंदर होता है, तो क्लोरीन को क्लोराइडो बोला जाता है, ब्रोमीन को ब्रोमाइडो बोला जाता है। लेकिन अगर ये बाउंड्री के बाहर है, इसका मतलब ये सिर्फ आयन के रूप में काम कर रहा है, और जब सिर्फ आयन के रूप में काम करेगा तब हम लोग इसको क्लोरीन को क्लोराइड के फॉर्म, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड के फॉर्म में लिखेंगे, सल्फेट रहेगा तो सल्फेट के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन हाँ, वही अगर अंदर में रहेगा तो सल्फेट का सल्फेटो, ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो,
कार्बोनेट का कार्बोनेटो, लास्ट में ओ प्रत्यय लगा देना होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम। धनायन में इतना दूर देखिए धनायन है, धनायन में अगर हम लोग एंट्री मारे लिखने के लिए तो सबसे पहले लीगेंड का नाम। तो लीगेंड के रूप में देखिए अमोनिया को एमीन कहा जाता है, तो लीगेंड के रूप में एमीन था, लेकिन एमीन कितना था 6, तो 6 को लिए हमने लिख दिया हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन यानी कि लीगेंड का नाम लिखा गया। उसके बाद केंद्रीय धातु के रूप में कोबाल्ट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोबाल्ट। केंद्रीय धातु का नाम जब भी लिखना है तो ऑक्सीकरण के साथ लिखना बहादुर, और ऑक्सीकरण संख्या किस फॉर्म में, रोमन फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या को देखिए यहाँ पे लिख दिया है रोमन फॉर्म में 3। कैसे निकाले 3, आपको तरीका भी सिखा दिया। 6 में से 3 गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो ऑक्सीकरण संख्या 3। तो ये पूरा का नाम लिखा गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3, और लास्ट में चूंकि क्लोरीन है इसलिए लास्ट में हमने लिख दिया क्लोराइड। तो इसी तरीके से आप लोगों को है ना, ये 3 जो हमने बता दिया है, 3 में से ये वाला तो है ना बहुत बार आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर तरीका मालूम हो गया है कि पहले धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखना है। धनायन में अगर पहले लीगेंड है तो पहले लीगेंड का नाम लिख दीजिए, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखिए। केंद्रीय धातु का नाम जब भी लिखना है तो ऑक्सीकरण संख्या के साथ रोमन फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, रोमन फॉर्म में लिखना है। और एक बात और, केंद्रीय धातु का नाम अगर आप लिख रहे हैं और पूरा ही बाउंड्री जो देख रहे हैं, ब्रैकेट जो देख रहे हैं, वो अगर ऋणायन है तो केंद्रीय धातु के नाम में 8 प्रत्यय लगाना है। जैसे जिंक से देखिए जिंकेट हो गया, फेरस से देखो फेरेट हो गया। तो ये सब चीजों पर अगर ध्यान दे करके आप अगर इसका नामकरण करेंगे तो एक क्वेश्चन, बस 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अभी 3 हमने बताया है ना, 1-2 क्वेश्चन और इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेट जो है वो बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब ये एकदम फिक्स हो गया कि अगर आप लोग एक बार इसको अपने से ट्राई कर लिए तो एग्जाम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इसी पर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि दूसरा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन है जो एग्जाम के लिए है ना, जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वो एग्जाम में